program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, अभी तक बड़ी अहम खबरें आ रही हैं। जुनैद सफदर जो कि मरियम सफदर के साहबजादे हैं, उनकी बीवी आयशा सैफ की तरफ से ऐसे होननाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं और वो अपने करीबी ज़राए को ऐसी कहानियां बता रही हैं कि अगर आपको सुनाई जाए तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। आज के व्लॉग में मैं ये ही बातें आपके सामने रखूंगा और इसके साथ साथ फ़लस्तीन के मामले पर भी बात करेंगे। मियाँ बीमार शरीफ आखिर कहाँ पर स्टक हुए हैं, 2-3 रोज से इस पर बात कर रहे हैं। आज मुकम्मल कहानी भी आपके सामने रखूंगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि जुनैद सफदर के मामले में यानी तलाक वाले मामले में असल कहानी कहाँ से शुरू हुई और वीज़े का क्या चक्कर है, और अब इस वक्त जुनैद सफदर के पास किस मुल्क का वीज़ा है और उसकी मुद्दत कितनी है, और वो कभी भी ब्रिटिश सिटीजन नहीं बन सकते शादी की बुनियाद पर। ये सारी कहानी आज के व्लॉग का हिस्सा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाकर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप बन सकें पाकिस्तान की आवाज़ और आप बन सकें इमरान खान की आवाज़। और जैसा कि मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि आयत करीमा का विर्द जारी रखें, दुश्मनों को मात होने वाली है फ़लस्तीन में भी और पाकिस्तान में भी। तो आप आयत करीमा का विर्द जारी रखें। आप जहाँ जहाँ मुकीम है, जहाँ जहाँ रहते हैं, इमरान खान के लिए और फ़लस्तीन के लिए आयत करीमा का विर्द जारी रखें। तो नाज़रीन, सबसे पहले उसी खबर की तरफ चलते हैं कि जुनैद सफदर की साबका अहलिया आयशा सैफ क्या क्या इंकशाफात कर रही हैं, और ये इंकशाफात वो अभी तक अपने करीबी हलकों में कर रही हैं जहाँ से हमारे ज़राए हमें खबर दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि आयशा सैफ बरमला ये कहती बिरती है कि मेरी सास मरियम सफदर जो है वो मेरी तलाक का बाइस बनी है और उन्होंने अपने बेटे का हंसता बसता घराना जो है, हंसता बसता घर जो है वो बर्बाद करके रख दिया है। उनका ये भी कहना है कि मेरी सास जो है वो मेरे साथ बदतमीजी भी करने की कोशिश करती थी और अपने आप को मेरे बाप से, अपने बाप को और अपने ख़ानदान को सुपीरियर जाहिर करने की कोशिश करती थी, जिससे मुझे जो है बड़ा रंज होता था क्योंकि मेरे बाप ने मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ का बहुत साथ दिया हुआ है और सियासी मैदान में भी वो उनके बहुत बड़े एक सपोर्टर रहे हैं। तो जब मेरे बाप के बारे में मेरी सास बदतमीजी और हर्जा सराई करती थी तो इस बात पर मुझे भी तैश आ जाता था। लिहाजा ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि मेरे घर को मेरी सास ने बर्बाद करके रख दिया। आयशा साहब का ये भी अपने करीबी हलकों में कहना है कि वो अनकरीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताएंगी और वो तमाम चीज़ें भी दिखाएंगी जो उनके कमरे से बरामद होती थी, और वो चीज़ें जो हैं जादू टूने से मुतल्लिक थी और मरियम सफदरवान उनके कमरे में रखवाया करती थी या रखा करती थी। नाज़रीन, ये बड़ी ही अजीबोगरीब कहानी है और ये बड़ा ही अजीबोगरीब मसला है। हम इस पर बात तो नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम माजी की तरफ निगाह दौड़ाते हैं और इनकी हरकतें देखते हैं कि इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टरों से इंतखाबी मुहिम के दौरान गिराई, इन्होंने इमरान खान की बेटी के बारे में इस किस्म की बकवास की, इमरान खान की उस बीवी के बारे में जो वफा की एक अलामत है और जिसने अपने खामद को बचाने के लिए अपनी तमाम मनी ट्रेल दी, उसके बारे में इन्होंने बड़ी उल्टी सीधी बातें की। इमरान खान की बहनों के बारे में जो कि घरेलू ख़वातीन भी हैं और कभी सियासत में भरपूर किस्म का हिस्सा भी नहीं लेती, उनके बारे में भी इन्होंने बड़ी अजीबो गरीब किस्म की और बड़ी बदतमीजी वाली ज़बान इस्तेमाल की। लिहाजा इनका पर्दा चाक करना बहुत ज़रूरी है। और जब से ही मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, या तीसरा या चौथा प्रोग्राम है, मेरे
सुनने वाले, मेरे प्रोग्राम को देखने वाले कमेंट्स में कहते हैं कि मज़ीद मालूमात दें। मज़ीद मालूमात यही हैं कि आयशा सैफ अनकरीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वो बताएंगी कि मरियम सफदरजमान ने किस तरीके से उनका घर उजाड़ा। एक खबर तो ये भी आ रही है कि आयशा सैफ ने किसी को ये भी बताया है कि जुनैद सफदर जो है वो घर में कम वक्त गुजारता था और ताकतवर गोलियां खाकर किसी दोस्तों की तरफ जाने के लिए रवाना हो जाता था। उनका ये भी कहना है कि जुनैद सफदर को मैं अपने पास बिठाने के लिए, बुलाने के लिए उनकी राह तका करती थी, लेकिन वो अपने दोस्तों की महफिल में मशगूल रहता था। अब मशगूल किस तरीके से रहता था, आयशा सैफ अभी तक इस बात से पर्दा तो नहीं उठा सकी, लेकिन माजी के मामलात को आने वाले दिनों में आयशा सैफ जो है मीडिया के सामने लाने का इरादा रखती हैं। तो नाज़रीन, ये तो स्टोरी है जुनैद सफदर की बीवी और उनके साथ उनके इज़्दिवाजी तल्लुकात की। अब हम एक और बात आपके सामने रखते हैं कि जुनैद सफदर की ये जो शादी थी, असल में इसकी कहानी क्या है, ये कोई मीडिया चैनल आपको नहीं बता रहा, क्योंकि लफाफे पहुंचते हैं, टोकरियां पहुंचती हैं, इसलिए कोई इस बात पे बात नहीं करता। जुनैद सफदर जब कैम्ब्रिज में अपनी तालीम से, और मेरी इत्तला के मुताबिक तो प्रॉपर कैम्ब्रिज में पढ़े भी नहीं है, फारिग हुए तो उन्होंने अपना वीज़ा बढ़वाने के लिए, स्टूडेंट वीज़ा था उनके पास, जब होम ऑफिस से रब्ता किया तो होम ऑफिस ने ये कहा कि वो पाकिस्तान वापस चले जाएं, लेकिन अभी पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। तो लिहाजा ये प्लान किया गया कि एक फैसिलिटेशन की शादी की जाए, और फैसिलिटेशन की शादी के लिए सैफुर रहमान की बेटी आयशा सैफ का इंतखाब किया गया। नाज़रीन, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, ज़रा गौर से सुनिएगा। और उसके बाद चूंकि वो ब्रिटिश सिटीजन थी, स्पाउस वीज़ा हासिल किया गया 2.5 साल का, और स्पाउस वीज़ा हासिल करने के बाद अभी तक नेशनैलिटी या इंडेफिनिट स्टे नहीं मिला था, क्योंकि इंडेफिनिट स्टे अब जो है यूके गवर्नमेंट के रेगुलेशन के मुताबिक कम अज़ कम 5 साल में मिलता है। 2.5 साल के 2 वीज़े हासिल करने के बाद जो स्पाउस है, लड़का हो या लड़की, वो वीज़ा जो इंडेफिनिट है उसके लिए अप्लाई कर सकती है, और उसके 1 साल बाद या 2 साल बाद ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलती है। तो ये बात आप जरा सामने रखें कि कवानीन क्या कहते हैं। तो जब 2.5 साल अभी गुजरे नहीं हैं और 2 साल और 1 महीना 19 दिन में ये मामला ख़त्म हो गया, तो लिहाजा अब जुनैद सफदर का वो ख्वाब कि वो किसी न किसी तरह आयशा सैफ को इस्तेमाल करके ब्रिटिश सिटीजन ले सकेंगे, चकनाचूर हो गया, और अब वो अपने उसी स्पाउस वीज़े को किसी न किसी तरीके से बढ़वाने की कोशिश करेंगे, या फिर उनको पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। ये वीज़े की शादी थी, फैसिलिटेशन की शादी थी, जो रास्ते में ही टूट गई। और जैसा कि कहते हैं कि लाई बेकदरा नाल यारी, तो टूट गई तड़क करके। तो ये तड़क करके टूटने वाली शादी जो है वो आखिर अपने अंजाम को पहुंची। मजीद तफसीलात आती रहेंगी। आयशा सैफ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, कुछ भी करेंगी, तो हम आप तक वो मालूमात भी पहुंचाते रहेंगे। आइए अब चलते हैं कि 21 अक्टूबर नज़दीक है, 6 दिन तकरीबन रह गए हैं, और 6 दिन के बाद पाकिस्तान जाना है। अभी चार्टर्ड त्यारा भी जो है वो किराए पे हासिल नहीं किया गया, सहाफ़ियों की लिस्ट भी नहीं बनाई गई। आखिरकार मियाँ बीमार शरीफ रुके हुए कहाँ हैं, स्टक कहाँ हुए, डक्का कहाँ लगा हुआ है। असल में मियाँ बीमार शरीफ को जहाँ से इजाज़त मिलना थी वहाँ पर उनको इनके देने के लिए वक्त नहीं है। वो इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में उलझे हुए हैं, और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चूँकि सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, और उन्होंने कल जो है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से इस सिलसिले में मुलाकात भी की है कि हमास और इसराइल के दरमियान सुलह कराई जाए। लिहाजा उनके पास इस किस्म के फजूल कामों के लिए वक्त नहीं है कि वो किसी से मुलाकात करके उनको पाकिस्तान जाने की इजाज़त दिलवा सकें। तो अब ये वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं, और जैसे ही उनको कोई वहाँ से इशारा मिलेगा ये पाकिस्तान जाएंगे। और अगर वहाँ से सऊदी अरब से अप्रूवल ना मिली तो मेरे ज़राए मुकम्मल तौर पर इस बात पर सहमत हैं कि ये वापस लंदन चले आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उम्रा करने की इजाज़त भी नहीं मिली, और उम्रा कराया भी गया। तवाफ जो करवाया गया वो उनके इंडोनेशियन और मलेशियन ग्रुपों के दरमियान में घुसा के करवाया गया, ताकि किसी पाकिस्तानी की नज़र ना पड़ सके। शेख शकूर जो मैं कहा करता हूँ, उनके पीछे बैठे हुए थे इस तस्वीर में जो मैंने आपको कल दिखाई थी, उम्रा करने के लिए, और आमतौर पर मियाँ बीमार शरीफ के साथ
देखे जाते हैं, उनके बारे में बहुत सारे हौलनाक इंकशाफात सियालकोट से हमारे एक जो है प्रोग्राम देखने वालों ने बताए हैं। वो अगले प्रोग्राम में आप तक वो सारे इंकशाफात रखेंगे कि किस तरह से उनका सोने के मामले में तल्लक है और भारत के वाघा बॉर्डर पे किस तरह पकड़े गए और किस सिख रहनुमा ने उनके और उनके वालिद की जमानत करवाई और वहां से निकाला। ये सारी कहानी आप तक लेकर आएंगे। बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हैं और ये सेठ शकूर सियालकोट वाले, बूटी वाले जिनको कहते हैं, ये वो हैं जो मियाँ बीमार शरीफ के पीछे बैठे हुए हैं तवाफ करने के इंतजार में, और आम तौर पर लंदन में जुम्मा ईदैन की नमाजें वो ही पढ़ाया करते हैं। अब आप अंदाजा कर लें कि इनके इमाम कौन हैं और या खुद मुत्तकी जो है वो किस किस्म का किरदार रखते हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सामने फ़लस्तीन की और इसराइल की सूरत हाल रखेंगे। सबसे पहले तो ये बताना मकसूद है कि फ़लस्तीन में शहादतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और हमारी इतला के मुताबिक 3600 के करीब लोग जो हैं वो अब तक शहीद हो चुके हैं और फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम ढाने की इंतहा की जा रही है। इसराइली फौजों ने गजा के इलाके को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और फ़लस्तीनियों को बेघर होने पर मजबूर कर दिया है। मौजूदा हालात के खबरें आने तक ये बात सामने आई है कि सऊदीया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है और दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान सुलह पर जोर दिया है, जिसके बारे में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि उनकी मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात मुस्बत रही है और इसके दूररस नताइज निकलेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुजाहिदीन पर अपना रहम और करम करे और जिस तरह से उन पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है उस जालिम का हाथ रोकने के लिए अल्लाह ताला अपनी ताकत इस्तेमाल करे और फ़लस्तीनी भाइयों को उनकी इमदाद के हवाले से भी और उनको दुआओं के हवाले से भी याद रखें। पाकिस्तान भी अनकरीब इमरान खान की क़यादत में खुशहाल मुल्क बनेगा। और यहाँ ये भी बताता चला जाऊँ, मैंने खबर ब्रेक की थी जब बेगम कुलसूम नवाज शरीफ हार्ले स्ट्रीट अस्पताल में बीमार थी, तो मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि अस्पताल के अंदर मियाँ बीमार शरीफ ने इसराइली सफारतकारों से मुलाकात की है और ये खबर भी सामने आ चुकी है कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसराइल के सफारतकारों से मुलाकात की। लिहाजा इनकी तरफ से फ़लस्तीन के मामले पर किसी किस्म की मजम्मत का कोई आने वाले दिनों में प्रोग्राम नहीं है और यकीनन चूँकि इनको जो लॉलीपॉप दिए गए हैं कि आपको इक़्तिदार में रखा जाएगा, उसके बदले में ये फ़लस्तीनी शहदा की लाशों पर सियासी सौदे करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।